Good morning, everyone. Now we'll be starting with our discussion on the mock test paper series 1. October 21 में institute has conducted this series, okay, which will be applicable for December examination. तो ये जो mock test paper 1 है, taxation paper 4, उसका हम लोग जो multiple choice questions है, we'll be discussing on the same. देखिए, now first multiple choice question case based study है, relevant assessment year is 21-22. So they are saying write the most appropriate answer to each of the following multiple choice questions by choosing any one of the four options. All questions are compulsory. All the questions are compulsory. अब देखिए फर्स्ट जो केस बेस्ड स्टडी है, विल बी स्टार्टिंग अ डिस्कशन ऑन द सेम. मिस्टर कश्यप अ मैन्युफैक्चरर. मिस्टर कश्यप क्या है? मैन्युफैक्चरर है. इज अ मैन्युफैक्चरर. हैज डिस्क्लोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40 lakhs. नेट प्रॉफिट 40 lakhs का डिस्क्लोज किया है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21. एंड ही हैज क्लेम्ड डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज 12,20,000 इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने जो डेप्रीसिएशन क्लेम किया है वो कितना किया है? 12,20,000 रुपीज. एक्सपेंडिचर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट paid to Mr. Raj, a resident, without deduction of tax at source, that is 1,50,000. तो हमने क्या है? इंटरेस्ट का पे आउट किया है और वी हैवंट डिडक्टेड व्हाट? टैक्स एट सोर्स. सच टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन 15/4/21 एंड रेमिटेड ऑन 17/5/21. तो अब ये अगले साल टीडीएस किया गया है. तो इन केस द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, तो उस केस के अंदर तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा. पर यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि जमा करा दिया गया है 17/5/21 को. तो ये जो एक्सपेंडिचर है 40A1A के हिसाब से क्या होएगा? कितना डिसअलाउ हो जाएगा? ये 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर, 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर यानी 30% ऑफ रुपीज 1,50,000, द सेम विल बी डिसअलाउड. यानी 45,000 rupees will be what? Disallowed while computing the profits and gains of business and profession. फिर देखिए मिस्टर कश्यप is engaged in in-house research and development. He has incurred expenditure of rupees 1,50,000 on purchase of research equipments and 1 lakh as remuneration paid to scientists. Now under 35(1)(1) ये expenditure allow हो जाएगा as reduction 100% of the expenditure so incurred. 35(2)(a)(b) इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो कंपनी एसएससी के लिए एलिजिबिलिटी आती है 35(2)(a)(b) में इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के अंदर. उसके बाद देखिए मिस्टर कश्यप परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 45 lakhs ऑन 2nd of August 2020 एंड द सेम वॉज पुट टू यूज ऑन 1st of November 2020. 1st of November 2020 को उसने एक नई मशीन खरीदी, मतलब यूज में आई है वो 1st November 2020 को. मशीनरी वॉज परचेज ऑन 2nd of August 2020. He has borrowed 25 lakhs on 1st August 20 and paid interest of 10% per annum, which is debited to profit and loss account. तो अब interest relating to the period before asset is put to use. इंटरेस्ट है रिलेटिंग टू द पीरियड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज, उसको क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज किया जाएगा. वो क्या है? कैपिटलाइज किया जाएगा, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा ये. तो अब देखिए 25 लाख रुपए का 10% यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर से एसेट पुट टू यूज है तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये क्या है? ऐड कर देंगे हम किस में? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट में. यानी 25 लाख पे 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 62,500 रुपीज. दिस 62,500 रुपीज द सेम विल बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट क्या बन जाएगी? 45 lakhs तो हो गई एक, और इंटरेस्ट जुड़ गया 62,500 रुपीज, 62,500 रुपीज. So actual cost becomes 45,62,500 rupees. Okay.
उसके अलावा ये जो एक्सपेंडिचर ऐड होएगा वो वायर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, पीजीबीपी कंप्यूट करने के लिए ऐड बैक कर दिया जाएगा जो डिसअलाउ हुआ है, ऐड हुआ है जो एक्चुअल कॉस्ट में. मिस्टर कश्यप ऑल्सो परचेज अ मोटर कार फॉर 8 lakhs on 2nd of November, 2nd of October 19, which was put to use on same date. ठीक है, तो अब ये ड्यूरिंग दैट पीरियड अपन ने लिया. यहाँ पे एडिशनली रेट मिल जाती है आपको 30% की रेट से. उस केस में डेप्रीसिएशन क्या है, एडमिजिबल है. 30% की रेट से इस केस में डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है आपका, एडमिजिबल हो रहा है. 23 अगस्त 2019 से लेके 31/3/2020 तक के बीच में अपन ने ये अगर मोटर कार खरीदी है तो उस पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 30% है. अब ये 2 अक्टूबर को खरीदी है इसलिए 30% की रेट से डेप्रीसिएशन मिलेगा. WDV इन्होंने दे रखी है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15%, 95 लाख रुपीज़ है. अब ये पूछ रहे हैं एज ऑन 1/4/20 95 lakh rupees the WDV of plant and machinery block rate 15%. Based on the above information, choose the most appropriate answer to the following MCQs. पहला देखिए, what would be the allowable depreciation under section 32 in respect of block of plant and machinery 15% and motor car for AY 21-22. Assume that a motor car is the only asset in the block. तो अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी की हम बात करें तो ओपनिंग WDV थी आपकी कितनी, 95 लाख रुपीस. ठीक है, इस पे नया असेट एक्वायर कर लिया हमने 45,62,500 रुपीज़ की एक्चुअल कॉस्ट पर. ये पुट टू यूज है फॉर लेस देन 180 डेज क्योंकि 1 नवंबर को पुट टू यूज किया है. तो 45,62,500 पे तो आपको 7.5% की रेट से मिलेगा डेप्रीसिएशन, यानी 342,187 नॉर्मल डेप्रीसिएशन 342,187. एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा 10% 456,250 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा क्योंकि कश्यप मैन्युफैक्चरर है. उसके अलावा देखिए 95 लैक्स का 15% ये मिल जाएगा आपको 14 लाख. इसका 15% 14,25,000. तो ये हो गया 1425 प्लस 342,187 प्लस 456,250 22 lakhs 23,437 या 38 मान लीजिए. उसके अलावा जो मोटर कार है उस पर क्या WDV आ गई, 2 अक्टूबर 19 को ये एक्वायर की गई थी, 2 अक्टूबर 19 को ली थी अपन ने. मोटर कार की हम बात करें तो 1920 के अंदर 180 दिन से ज़्यादा काम में ये 2 अक्टूबर 19 को एक्वायर की है. कितने की थी ये मोटर कार, 8 लाख की. तो 8 लाख पे मिल गया 30% 1920 में 240. फिर बच गए कितने, 560 का इस बार मिल जाएगा 30% फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,68,000. तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, एक तो 168 तो ये आ गया और एक आ गया 22, 23, 437. तो प्लांट एंड मशीनरी पे आपने नॉर्मल डेप्रीसिएशन लिया है एज वेल एज एडिशनल डेप्रीसिएशन लिया है. एडिशनल डेप्रीसिएशन क्योंकि मैन्युफैक्चरर है और नई मशीन सिंस सेम हैज बीन पुट टू यूज ऑन 1 नवंबर. जो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है और एडिशनल डेप्रीसिएशन है वो हाफ रेट से अलाउ हो रहा है. नॉर्मल 15% की जगह 7.5%, एडिशनल 20% की जगह 10%. मोटर कार पे चूंकि उस पीरियड में इंटरवीनिंग पीरियड में एक्वायर की गई थी इसलिए पे इसके रिलेशन में हायर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 30% की रेट से क्या है डेप्रीसिएशन एडमिसिबल है. तो आंसर इसका हो जाएगा ए. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस इफ एनी अट्रैक्टेड फॉर नॉन डिडक्शन एट टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर राज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021. अपन ने देखा कि अपन ने 1,50,000 रुपये का पेमेंट किया था जिस पे TDS नहीं काटा.
काटा अगले साल, जमा कराया अगले साल, तो वो अलावेंस अगले साल होगा। तो 40A 1A के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, 1,50,000 का 30%, 1,50,000 का 30%, यानी 45,000 क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ अंडर द हेड PGBP ऑफ मिस्टर कश्यप फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये नॉर्मल प्रोविजंस में मतलब उसने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया, तो नॉर्मल प्रोविजंस में PGBP की इनकम निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 40 लाख रुपए, ठीक है, 40 लाख रुपए ये नेट प्रॉफिट है। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ हो रहे हैं उसमें आपके एक तो डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है, 12,20,000 रुपये। तो 12,20,000 रुपये का डेप्रीसिएशन क्या हो रहा है, डिसअलाउ किया जाएगा। अलावेबल डेप्रीसिएशन देखिए, अलावेबल डेप्रीसिएशन अभी अपन ने निकाला था, एक तो था 22, 23, 437 या 438 मान लीजिए, 22, 23, 438। उसके अलावा देखिए एक आ रहा था हमारा मोटर कार पे 168। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द पीरियड बिफोर असेट इज पुट टू यूज, जो अपन ने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड किया, ये भी क्या हो जाएगा 62,500 डिसअलाउ हो रहा है। उसके अलावा एक जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है, सॉरी रेजिडेंट को जो पेमेंट किया है विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 45,000 रुपये, वो भी डिसअलाउ हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के रिलेशन में पेमेंट 35(1)(1) में पूरा अलाउ हो ही रहा है 35(1)(1) में, इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट आपको करना नहीं है। तो ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से हम देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, देखिए 40 lakhs प्लस 12,20,000 माइनस 22, 23, 468 माइनस 168 डेप्रीसिएशन के प्लस 62,500 प्लस 45,000, ये आ गया 29,36,062, ये आ रहा है 29,36,062। अब ये कह रहे हैं व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP ऑफ मिस्टर कश्यप फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यदि वो 115 BAC को ऑप्ट करता है। 115 BAC को ऑप्ट करता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बाकी वेटेड मतलब वो डिडक्शन जो 35(1)(2) वाले थे वो नहीं मिलेंगे, पर इसने तो 35(1)(1) में क्लेम किया है, तो इसको तो ये मिल जाएगा। तो अपना जो इनकम आ रही है, अभी आ रही थी, ये आ रही 29,36,062, इसमें ऐड कर दो आपके एडिशनल डेप्रिसिएशन। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था हमने, यहाँ किया था अपन ने 456,250, 456,250, 456,250, ये डिसअलाउ हो रहा है, तो 456,250 नॉर्मल जो प्रोविजंस हैं उसके अलावा नॉर्मल प्रोविजन में इनकम जो आई है उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 33,92,312, 33,92,312, 312। अब ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप फॉर AY 21-22 इन मैनर मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम। तो अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन से निकालते हैं तो 29,36,060 इसकी ये मानिए टोटल इनकम हो गई PGBP वाली। तो ये कौन सीनियर सिटीजन तो नहीं है ना, देख लीजिए एक बार, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो अब देखिए क्या आता है इसका, 10 लाख रुपए पे तो 1,12,500 हो गया, 10 लाख पे तो टैक्स आता है अपना 1,12,500, और ये आ गए 19,36,060, इसका 30%, तो 19,36,060 माइनस
इंटू 30%, 580 818 टैक्स निकाल रहे हैं हम, प्लस 112 500 1,12,500, दैट इज 693,318 693,318 एड HEC एट रेट ऑफ 4% इंटू 4%, 27,732 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7,21,050। अब अगर अपन 115 BAC में जाते हैं, 115 BAC में जाते हैं तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी? इनकम आ गई है आपकी 33,92,310। इसमें पहले 2.5 लाख पे नील हो गया, नेक्स्ट 2,50,000 का 5%, 12,500, 5 लाख तक की कवरेज हो गई। नेक्स्ट 250 का 10%, 25,000 हो गई। फिर नेक्स्ट 250 का 15%, 37,500 हो गई। फिर नेक्स्ट 250 का 20%, 50,000 हो गई। तो 5 लाख 750 10 1250, और फिर नेक्स्ट 250 का आपके 25% हो गया। तो 250 इंटू 25%, 62,500 ये आ गया। तो अब देखिए, और बैलेंस इनकम कितनी रह गई? 33,92,310 माइनस 15 लैक्स, 18,92,310 इंटू 30%, ये आ गया 567,693। 567,693 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी क्या आ रही है? टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो इसकी लायबिलिटी आ रही है वही अपने को ऑप्ट करना है। कितना? जो नॉर्मल प्रोविजंस में आ रही है आपकी 721,050, 721,050 आ रही है। यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500, ठीक है, प्लस 567,693 इंटू 4%, तो 785 के आसपास आ रही है। तो इट्स मोर, तो आपको क्या है? नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर आशुतोष, एज्ड 65 years and resident in India, has a total income of 3 crore 20 lakhs, comprising of LTCG taxable under 112, 57 lakhs पे टैक्सेबल है 112 में, 20% की रेट से टैक्स लगता है। LTCG टैक्सेबल अंडर 112A 65 लैक्स, तो 65 लैक्स में से 1 लाख पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। बैलेंस पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा। और अदर इनकम है 198, 198 ये है सीनियर सिटीजन, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ 3 लाख की रहेगी, ध्यान रखिएगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की रहेगी। 1 करोड़ 98 लैक्स, 1 करोड़ 98 लैक्स में से 10 लाख रुपए का अपन ने एक बार हटा दिया, तो 1 करोड़ 88 लैक्स, इस पे 30% लग गया। और बैलेंस जो आपके 10 लाख है उस पर कितना लग जाएगा? 1 लाख और 10,000 रुपये। तो 1 करोड़ 88 लैक्स, 1 करोड़ 88 लैक्स इंटू 30%, दैट इज 556 लैक्स 40,000, 1 करोड़ 88 लैक्स। $56,40,000 और
1 लाख और 10,000 ये हो गया 57,50,000 तो ये नॉर्मल इनकम पे टैक्स आ गया 57 लाख का 20% होता है 11,40,000 और यहाँ पे 65 लाख माइनस 1 लाख यानी 6,40,000। अब ये कह रहे हैं कि इस पे अब देखिए जब इसकी जो अदर इनकम है एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट ऑफ 112A या 111A होता या डिविडेंड इनकम को छोड़ के इसकी अदर इनकम कितनी हो गई 3 करोड़ 20 लैक्स माइनस 65 लैक्स दैट इज 2 करोड़ 55 लैक्स। हैंस इस पे जो आपके सरचार्ज लगेगा इस पे सरचार्ज लगेगा एट रेट ऑफ जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पे सरचार्ज लगेगा एट रेट ऑफ 25%। कौन सी जो नॉर्मल इनकम वाली आ रही है और LTCG 112 पे सरचार्ज की रेट विल बी 25% क्योंकि इट एक्सीड्स 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड व्हाट 5 करोड़ और जो 112A पे सरचार्ज की रेट विल बी व्हाट 15%। तो देखिए अब टैक्स लायबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो 6,40,000 पे सरचार्ज विल बी लेविड एट रेट ऑफ 15%। 6,40,000 into 15%, that is 96,000. So that works out to be 7,36,000। 7,36,000 7 लाख और 36,000 रुपये ये आ गया और उधर आ रहा था अपना टैक्स कितना यहाँ पे आ रहा था हमारा 57,50,000 प्लस 11,40,000 5750 प्लस 1140 दैट वर्क्स आउट भी 6890 पे सरचार्ज लग जाएगा 25%। सरचार्ज लग गया 17,22,500 ये सरचार्ज आ गया। तो अब देखिए 57,50,000 प्लस 11,40,000 ये आ रहा है प्लस 17,22,500 सरचार्ज आ गया इसका दैट इज 86,12,500 तो एक टैक्स आ गया 86,12,500 एक टैक्स आ गया 112A पे सरचार्ज समेत आ रहा है अपना 736 ठीक है प्लस 7,36,000 यानी 640 प्लस 15% सरचार्ज दैट इज 93,48,500 और HEC जोड़ लीजिए अब एड HEC एट रेट ऑफ 4% कितना आ गया इंटू 4% इज 3,73,940 प्लस किया तो ये आ जाएगा 97,22,440। समझ में आया। देखिए जो आपके LTCG पे 20% की रेट से टैक्सेशन है 112A वाले LTCG पे 10% की रेट से टैक्सेशन है और अदर इनकम पे स्लैब रेट से टैक्सेशन है। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है पहले 3 लाख पे लगेगा नहीं फिर नेक्स्ट 2 लाख का 5% फिर 5 लाख का 20% और बैलेंस का 30%। तो ये इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 56,40,000 प्लस 10 लाख का टैक्स 1,10,000 यानी 57,50,000। ये तो किस पे आ गई 1,98,00,000 पे आ गई। बाकी 57 लाख पे आ गई 11,40,000 57 लाख का और 64 लैक्स का 10% 640 आ गई। सरचार्ज की रेट यहाँ पे 15% लगेगी और चूंकि अदर इनकम एक्सीड कर रही है 2 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ यहाँ सरचार्ज की रेट 25% लगेगी। टैक्स पे सरचार्ज लिख लेंगे और फिर ऐड HEC करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 97,22,440। नेक्स्ट देखिए मिस्टर कुमार एज्ड 62 ईयर्स Mr. Kumar, age 62 years, resident and ordinarily resident, is retired employee with a monthly pension of 15,000. इसकी मंथली पेंशन है 15,000 की 15,000 इंटू 20 180 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा इसका 50,000 का तो इनकम आ रही है 31। He has a house property in Batinda and his only son living in London has a house over there.
ठीक है, उसका एक बच्चा जो कि लंदन में था, उसका हाउस था. He met with an accident and died and thereby leaving the house at London in name of his father. मिस्टर कुमार, फादर के नाम में ये प्रॉपर्टी आ गई है. वैसे तो प्रॉपर्टी बच्चे के नाम में जाती है, अब यहाँ फादर के नाम में आ गई. Then Mr. Kumar seeks your advice as to whether he is required to file his return of income. तो यस, अगर आप रेजिडेंट हो और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, या कोई अकाउंट होल्डर हो, या जिसके रिलेशन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन एंटिटी आउटसाइड इंडिया, अकाउंट इस पे आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको मैंडेटरली रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा. तो क्या है इसका आंसर? ही इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एज ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड एज से एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. तो ये सही है. ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एज इज इनकम इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. ये एप्लीकेबल नहीं है. He is required to file return of income as his income exceeds basic exemption limit. Income exceed नहीं कर रही है basic exemption limit से. He is not required to file the return of income as he is a senior citizen and retired employee. ये applicable इसके लिए नहीं है. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. While deciding liability of individual to deduct tax on payment of fees for professional services, TDS की बात कर रहे हैं. Following is immaterial. Amount paid to professional, material है, सीलिंग लिमिट जैसे 30,000 की है, तो कितना अमाउंट है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये मटेरियल हो जाता है. टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन प्रीसीडिंग टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अगर आपका टर्नओवर 100 लाख से एक्सीड कर रहा है, या प्रोफेशन में हो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, तभी आपके 194J के अंदर क्या है, TDS करने की लाइबिलिटी अराइज होती है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है. अगर नहीं है तो फिर अगर आप पेमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल को 50 लाख से ज़्यादा, तो 194M में आ जाती है लाइबिलिटी. टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है. अमाउंट ऑफ फीस और प्रोफेशनल सर्विस, ये भी रेलेवेंट है. तो सी इररेलेवेंट है इस केस में, सी की कोई रेलेवेंस नहीं है. द आंसर विल बी व्हाट? सी इन दिस केस. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए. मिस्टर आशुतोष परचेज इज फर्स्ट ड्रीम हाउस इन बेंगलोर ऑन 16th of August. ही हैज अप्लाइड फॉर होम लोन. 40 लाख रुपीज़ का होम लोन लिया है फ्रॉम IDFC ऑन 15/7/20 एंड सेम वॉज सैंक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है. 44 लाख रुपीज़ की क्या है इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है. इंटरेस्ट ड्यू ऑन द सेड होम लोन इज 3,75,000. 3,75,000 का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है. ठीक है. खुद के रहने के लिए काम में ले रहा है, फर्स्ट ड्रीम हाउस उसने लिया है, और परंतु 3,26,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट उसने किया है. अब ड्यू होने पे ही आपको क्या है, डिडक्शन एडमिजिबल होता है. तो एक तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो गया, SOP हो गया, एनुअल वैल्यू हो जाती है उसकी नील, एनुअल वैल्यू हो जाती है उसकी नील, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिल जाता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज व्हाट 2 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख. अब ये कह रहे हैं मिस्टर आशुतोष कैन क्लेम डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अज्यूमिंग ही डज नॉट ऑप्ट फॉर टैक्स रेट्स अंडर न्यू स्कीम. BAC को ऑप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 2 लाख का डिडक्शन तो एडमिसिबल होगा ही होगा. और 80 EEA में डिडक्शन एडमिसिबल हो जाएगा इसका. कितना? 80 EEA में मैक्सिमम डिडक्शन होता है 1,50,000 रुपए का. लोन हैज बीन सैंक्शनड ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1/4/2019 से लेके 31/3/2021 के बीच में अगर लोन सैंक्शन हुआ है और SDV किससे एक्सीड नहीं कर रही है, 45 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है, तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा. तो 1.5 लाख, तो टोटल एडमिजिबल डिडक्शन इसका कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए का टोटल एडमिजिबल डिडक्शन हो गया. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मिस्टर विशाल स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/19 with a capital of 5 lakh. He incurred a loss of 1 lakh during 1920. 1 लाख का नुकसान हो गया. To overcome his financial position, his wife, Miss Kamini, chartered accountant, gave a gift of 4 lakhs on 1/4/20. तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव क्या हो जाता है? ये तो क्या है, एग्जेम्प्ट होगी. ठीक है.
विच इज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर विशाल, उसी दिन सेम डे को इन्वेस्ट कर दिया, तो क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्टेड हो जाएंगे, क्लबिंग प्रोविजंस गेट्स अट्रैक्टेड। अब ये कह रहे हैं 2 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इस साल 2 लाख का प्रॉफिट है। व्हाट इज द अमाउंट वी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिसेस कामनी, तो ट्रांसफर्ड एसेट कितने हैं, ट्रांसफर्ड एसेट हैं, इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट है 4 लाख रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, देखो 5 लाख का इसकी थी ये, 1 लाख का इसको उस साल नुकसान हो गया, तो इसकी कैपिटल रह गई अब कितनी, 4 लाख की, सेल्फ खुद की कैपिटल है, ट्रांसफर्ड एसेट है 4 लाख का, तो टोटल कैपिटल हो गई 8 लाख की। तो आपका कितना क्लब हो जाएगा, अमाउंट टू बी क्लब्ड कितना होगा, अमाउंट टू बी क्लब्ड होगा 1 लाख रुपए का अमाउंट क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, 1 लाख रुपए का अमाउंट इस केस के अंदर क्लब होगा। तो दीज वर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, एमसीक्यूज अभी अपन ने डिस्कस किए, ये सीरीज 1 के टैक्सेशन के इनकम टैक्स का पोर्शन अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया है। तो दीज आर सिंपल वंस, पर आपको एक बार अच्छी से प्रोविजंस अगर आपको सब पता है तो फिर आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यूज को। तो दिस वाज आवर डिस्कशन रिलेटिंग टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द इनकम टैक्स पोर्शन।